बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं हम लोग, और कल आप लोगों से ये वादा हुआ था कि हम फाइलम का ऑर्डर मेटा को कंप्लीट करेंगे, और हम बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से बात को छोड़ा था, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एकानोडर्म्स। जस्ट फॉर रीइंफोर्समेंट, What was the meaning of echinoderm? I think अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो तो एकाइनो का मतलब था स्पाइन्स और कांटे, और डर्म का मतलब था स्किन। तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे कि जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स पाए जाते थे। आइए हम इन्हीं एकाइनोडर्म्स की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हाय माय इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजिस्ट्स, यू नो कि हम इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी का लास्ट फाइलम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एकाइनोडर्मेटा। और आपको याद होगा कि हमने कल बात को रिप्रोडक्शन पे छोड़ा था, तो क्यों ना हम बात को दोबारा वहीं से स्टार्ट करें ताकि एक आपकी रीइंफोर्समेंट हो जाए और हमारा कनेक्शन दोबारा से लिंक हो जाए उसी के साथ। तो हम बात कर रहे थे इसकी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की होती है हमारे पास दो टाइप्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि ये अपनी ही बॉडी के किसी पार्ट को ब्रेक कर लेते हैं, या एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है तो ये पार्ट लॉस नहीं होता, ज़ाया नहीं होता, बल्कि इससे डेफिनेटली एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि अगर ये वाली स्टार फिश को मैं इस तरीके से ब्रेक करूं कि मैं इसके 5 बाजू अलग कर दूं और जो सेंट्रल डिस्क है वो सेपरेट कर दूं, तो इट विल गिव राइज टू द 6th ऑर्गेनिज्म। तो हेंस दे हैव शोन अ रिमार्केबल रीजनरेटिंग एबिलिटी। तो हमने फाइलम आपको याद होगा प्लेटी में ये बात की थी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी एक खास किस्म के सेल्स की वजह से होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नियोब्लास्ट्स। और मैंने बताया था कि नियो का मतलब होता है मॉडर्न और ब्लास्ट का मतलब होता है सेल्स, कि जो दोबारा से न्यू पार्ट्स बना सकते हैं, उन्हें हम नियोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये मेथड पाया जाता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपकी बुक के मुताबिक आप लोगों को डिसिपेट करनी है, आपको देनी है, वो ये है कि इनके सेक्सेस की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो येस, दे हैव गॉट द सेपरेट सेक्सेस। तो इनके जो सेक्सेस हैं वो बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मेल अलहदा होते हैं और फीमेल अलहदा होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल अलहदा अलहदा होते हैं। हाउएवर there is no that much clear sexual dimorphism। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ डाइमॉर्फिज्म, इसका मतलब डाई का मतलब होता है टू, एंड मॉर्फोलॉजी, यू नो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉर्फोलॉजी। तो देयर इज नो डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन दीज ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप लोगों ने सुना था किसके बारे में, आर्थ्रोपोड्स के बारे में, कि आर्थ्रोपोड की जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू देयर मेल। तो हम जस्ट उनके साइज को देख कर बता सकते हैं कि ये मेल यू कैन से स्पाइडर या फीमेल स्पाइडर है। लेकिन ऐसी चीज़ में यहाँ पे कोई नजर नहीं आती। देयर इज नो वेरी क्लियर कट डिस्टिंक्शन इन द टर्म्स ऑफ जेंडर, ठीक है। तो बहरहाल सेक्स सेपरेट है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। यू नो वेरी वेल कि जब हम मेल की बात करूँगा तो जाहिर है उनके जो टेस्टिस होंगी, और जब मैं फीमेल की बात करूँगा तो मैं क्या होगी, ओवरीज, एंड दे विल गिव राइज टू डेफिनेटली स्पर्म्स एंड एग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे स्टूडेंट्स के इन ऑर्गेनिजम्स में जो फर्टिलाइजेशन है इट इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मीन्स के ऑर्गेनिज्म अपनी स्पर्म्स को भी और अपनी एग्स को भी क्या करेंगे, पानी में रिलीज कर देंगे, जहाँ वो कैरी आउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दे विल गिव राइज टू द जाइगोट। और उस पर्टिकुलर जाइगोट से फिर क्या बनेगा, लार्वी बनेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किसी कौन सी क्लास है, बिकॉज डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट किस्म के लार्वी को बना रही हैं, लेकिन बहरहाल हम इनको यहाँ पे जस्ट इन दो नामों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज ब्रैक्यूलेरिया लार्वी, ब्रैक्यूलेरिया लार्वी, right? Look at its image. That's why you can say larvae is called as a brachyuleria, and now compare it with Bipinnaria larvae. Bipinnaria larvae. तो ये दो किस्म के लार्वी होते हैं। अगर इनको देखा जाए तो both are basically showing or displaying what? Bilateral symmetry, ठीक है।
तो इस किस्म के कॉम्प्लेक्स किस्म के लार्वी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक एकाइनोडर्म का लार्वी है। और अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स हैं कौन कौन से, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। नंबर 1 इज के दे आर बाइलेटरल इन सिमेट्री, इनकी जो सिमेट्री है वो हमेशा बाइलेटरल होती है। एंड दे आर मच मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू यू कैन से द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप। और अगर मैं बात करूं तो ये रिजेंबल करती हैं किससे, कॉर्डेट्स से। तो ये वो 3 असल में पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तो आई हैव टू, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे वही बातें कहनी होती हैं आमतौर पर जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। तो दे रिजेंबल टू द कॉर्डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो ये है कि अगर मैं इन ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करूं किसके साथ, कॉर्डेट के साथ, तो वेदर ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मतलब प्रॉपरली एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड है कॉर्डेट के साथ तो नहीं। तो हमने बोला कि अगर तो मैं इन ऑर्गेनिज्म की स्पेक्ट्री की बात करूं या मैं इन ऑर्गेनिज्म के लार्वी के कॉम्प्लेक्स होने की बात करूं तो डेफिनेटली ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, कॉर्डेट के साथ। और ये बहुत दूर हैं किन से, अपने ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैटिलमंथस के मेंबर्स से या फिर एनरिडा के साथ। लेकिन हम अगर इनकी डेवलपमेंट को देखें तो इनकी डेवलपमेंट हमें नजर आती है कि जैसे रेट्रोग्रेसिव है। जब मैं बात करता हूँ रेट्रोग्रेसिव तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म शुरू में तो कैसे थे, ये ऑर्गेनिज्म शुरू में कैसे थे, कॉम्प्लेक्स, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आहिस्ता 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 क्या हो गए, सिंपल हो। राइट, तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों से करनी है। अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ अभी इनके एग्जाम्पल, तो लुक एट दिस इमेज। ये जो इमेज है इट इज रिगार्डिंग व्हाट, द starfish. Very first example is starfish. राइट, इसी की एक सिस्टर लेकिन ज्यादा स्मार्टर, ज्यादा स्विफ्टर एक जो क्या है स्पीशीज है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार। फिर इसके अलावा हमने कल एग्जांपल देखी थी, दैट वाज बेसिकली सी कुकम्बर। सी कुकम्बर एंड नेक्स्ट इज केक अर्चन्स and then for example sea stars or sun stars and then sea urchins, right? तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि हमें नजर आती हैं हमारे समंदर में काफी ज्यादा मिकदार में। So let's move to the next column to study the taxonomic and evolutionary, you can say, status of this very phylum. Taxonomic and evolutionary status of echinoderms. पिछले एक दिन में या आपकी डिबेट में हमने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग किस्म की बातें की हैं रिगार्डिंग द एवोल्यूशनरी स्टेटस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। आए हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। राइट, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 किस्म के साइंटिस्ट नजर आते हैं। उनमें से एक वो हैं कि जो इस पर्टिकुलर ग्रुप को मीज एकाइनोडर्मेटा को प्लेस करना चाहते हैं वेरी क्लोज टू द इनवर्टिब्रेट्स रादर इन द वर्टिब्रेट्स, शायद कहीं सेंटर में करके प्लेस करना चाह रहे हैं। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो बेसिकली क्या कह रहा है कि एकाइनोडर्म्स शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉर्डेट्स। आए हम इन दोनों के आर्गुमेंट्स को सुनते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि हमने इसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की बात की। फॉर एग्जाम्पल लुक एट इट्स डीएस, बड़ा सिंपल सा डीएस है। इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत एडवांस नहीं है, नर्वस सिस्टम इसका बहुत पोरली डेवलप्ड है। यानी कि अगर मैं इसकी ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे नजर आता है कि ये बहुत ही लोअर रैंक पे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म या जो साइंटिस्ट
कह रहे हैं कि हमें इनवर्टिब्रेट्स में प्लेस करना चाहिए, वो यही तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई इनके पास तो जो डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं दे आर वेरी वेरी पोरली डेवलप्ड। अगर वो पोरली डेवलप्ड है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको उठा के कोऑर्डिनेट्स के पास रखना चाहिए? तो आंसर इज नो, हमें उनको तो कहीं एंगुलर से नीचे और शायद प्लेटी के कहीं पास रखना चाहिए, राइट? ये तो था उनका एक आर्गुमेंट, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कैसा है, लेस डेवलप्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास नहीं है, फिर इनकी जो सिमेट्री है वो भी आप लोग कह सकते हैं कि वेरी क्लोज टू रेडियल है, बायलेटरल नजर नहीं आ रही है। तो इन सारी बातों की वजह से दे आर ऑफ द व्यू कि दे शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ईदर प्लेटिगलमेंथस और द एनालिट्स। लेकिन जो हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि दे शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कोऑर्डिनेट्स, उसकी मेरे पास क्या लॉजिक है? सबसे पहली बात, वो जिस चीज को फोकस कर रहे हैं वो है उनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट हमारी बायोलॉजी में बोली जाती है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, कि एक इंडिविजुअल की अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी पास्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही होती है, राइट? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये किस किस स्टेज पर किस किस ऑर्गेनिज्म से या किस किस ग्रुप से रिजेंबल कर रहा था, और फिर ये आगे बढ़ गया और अपने आप को किसी और वे में स्पेशलाइज किया, राइट? तो जब हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो मुझे पता चलता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एकानोडर्म्स बोल रहे हैं, दे आर शोइंग अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज दैट इज कॉल्ड एज रेडियल क्लीवेज, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियल क्लीवेज नजर आती है, और आपको ये बात याद होगी कि रेडियल क्लीवेज में जो डेवलपमेंट होती है इट इज इनडिटर्मिनेट। हमें नहीं पता होता कि कौन से सेल से हमारी कौन सी चीज बन रही होगी। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर ग्रुप में एकानोडर्म को प्लेस करने वाले क्या कहते हैं कि दे शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स। फिर दूसरा एविडेंस क्या देते हैं वो लोग? वो दूसरा एविडेंस ये दे रहे हैं जनाब कि डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल स्टेजेस जब हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म दे नेवर शो प्रोटोस्टोमी, ये कभी भी प्रोटोस्टोमी को शो नहीं करते। मींस इनका जो ब्लास्टोपोर है वो माउथ नहीं बनता बल्कि वो एनस बनता है, और जिनमें दूसरा पोर डेवलप होता है, दूसरा होल डेवलप होता है, that is at the opposite end of the blastopore that give rise to the mouth and deutero means second। तो चूंकि इनके अंदर जो दूसरा होल डेवलप हो रहा है वो माउथ बन रहा है, तो ये वाला फीचर बहुत एडवांस है, ये फीचर कभी भी प्रोटेरोस्टोम के साथ रिजेंबल नहीं करता। therefore they should never be placed in or they should never be embedded in protostomes, they should be kept in or with very close to the deuterostomes। Then अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं इसकी सिलोम की, तो इसकी सिलोम कैसी है? ट्रू सिलोम, राइट? तो जब मेरे पास डेवलपमेंटल स्टेज में ट्रू सिलोम नजर आती है तो हाउ आई कैन प्लेस दीज ऑर्गेनिज्म इन एसिलोमेट्स और इन विसिनिटी ऑफ व्हाट? सूडोसिलोमेट्स। ना तो ये एसिलोमेट है ना ये सूडोसिलोमेट है, बल्कि ये तो ट्रू सिलोमेट्स है। और फिर अगर आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि इनके मेसोडर्मल सेल्स का ओरिजिन भी वहीं से है जहां से कि दूसरे ड्यूटेरोस्टोम्स का होता है। देयरफॉर इनकी अब तक 1, 2 और 3 बातें, रादर 4 बातें, अगर मैं मेसोडर्मल सेल्स के ओरिजिन की बात करूं तो वो भी बिल्कुल रिजेंबल कर रही है। तो अब तक सिर्फ एक बात कि उनमें सिस्टम्स पूर्ली डेवलप्ड है, उसके अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स मुझे मिल रही हैं वो अब तक कितने हो गए हैं? 4 आर्गुमेंट हो गए, और अब हम पढ़ना चाह रहे हैं 5वां आर्गुमेंट, यानी कि इनके अंदर बायोकेमिकल रिजेंबलेंस भी है, यानी कि वो वाला मॉलिक्यूल, वो वाला बायोकेमिकल सब्सटेंस कि जो इन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो हमारे कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, राइट? और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम मेरे पास क्या है? फॉस्फोक्रिएटिन, राइट? तो ये जो मेरे पास कंपाउंड है फॉस्फोक्रिएटिन, इट इज कॉमन इन
कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स एंड इन द एकेनोडर्म्स। इस वजह से भी हम एक दूसरे के पास रखना चाहते हैं। प्लस एक बात आपको जो और बतानी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, आज सिर्फ हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। वो बात मेरे पास क्या है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्केलेटन। अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखो तो मैंने कल आपको बताया था कि इन ऑर्गेनिज्म में जो स्केलेटन है उसका ओरिजिन मीजोडर्म है, लेकिन जहां इनवर्टिब्रेट्स का ग्रुप इसे प्लेस करना चाहता है तो वहां पे आपको किसी भी किस्म का स्केलेटन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन नजर आता है। तो आपको पता है कि अगर स्केलेटन एक्टोडर्म से बना हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। लेकिन अगर स्केलेटन मीजोडर्म से डेवलप हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। तो आप लोगों को एंडोस्केलेटन दो ही जगह नजर आता है, या तो आपको नजर आएगा एक्टोडर्म में या नजर आएगा डिफरेंट टाइप से कॉर्डेट्स में। तो इसलिए हाथ से भी हमें इनको कहां प्लेस करना चाहिए, हमें इनको प्लेस करना चाहिए वेरी क्लोज टू द कॉर्डेट्स, राइट। अब इन सारी की सारी चीजों के पीछे जो काउंटर आर्गुमेंट्स है वो आपको मैंने लिख दिए। इनका आर्गुमेंट क्या था, इनका आर्गुमेंट क्या था, इनका आर्गुमेंट क्या था कि उन्हें प्लेस करना चाहिए किसके क्लोज, डेफिनेटली वेरी क्लोज टू ईदर प्लैटिलमंथस और वेरी क्लोज टू व्हाट यू कैन से नीमाटोड्स और एनेलिड्स, राइट। तो इन सारे के सारे आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अब टाइम है कि हम एक कंक्लूसिव रिमार्क्स दें। वो कंक्लूसिव रिमार्क्स मेरे पास क्या हैं, मान लेते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे है, पूरी डेवलप्ड है। मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि उन्हें प्लेटी और नीमाटोड्स के अंदर प्लेस कर देना चाहिए। लेकिन जब मैं इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखता हूं तो मुझे इनके सारे के सारे फीचर किससे नजर आते हैं, कॉर्डेट्स के पास नजर आते हैं। तो फिर मैं इसकी बात मानूं या इनकी बात मानूं? तो बात यह है कि जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे एक और सोच अपने माइंड में प्रिवेल करती हुई नजर आती है। वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इन लोगों ने, बात को गौर से देखा, कि जैसे इन ऑर्गेनिज्म ने अपनी बायलैटरल सिमेट्री को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट लूज कर दिया था सेकेंडरीली, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन ऑर्गेनिज्म ने अपने सारे के सारे फीचर्स को, यानी कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी बेटर सिस्टम से रिप्लेस कर लिया हो या उन्हें डेलिबरेटली लूज कर दिया हो, राइट। तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि ये ऑर्गेनिज्म इन 5 और 6 फीचर की बुनियाद पे दे लाई वेरी क्लोज टू कॉर्डेट्स and due to only one feature that may be due to retrogressive development we should make a stamp, और वो स्टैम्प मेरे पास क्या है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली लाई वेरी क्लोज टू द कॉर्डेट्स एंड वेरी अवे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्लैटिलमंथस एंड नीमाटोड्स। प्लस अगर मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूँ आपकी बुक के अलावा तो वो ये है कि आज हमारे पास एक और टेक्निक भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उनके डिफरेंट टाइप्स के आरएनएस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि हम उनकी जो पाई जाने वाली प्रोटीन्स है उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद भी मुझे पता चलता है कि एकाइनोडर्म्स दे हैव मोर रिलेटेड डीएनए टू द कॉर्डेट्स एज कंपेयर टू द प्लेटी और नीमाटोड्स। तो ये थी हमारे पास इनकी एफिनिटी, ये थी इनकी टेक्सोनोमिक पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई कि वी आर लविंग to place these particular chordates very close to the chordates, ठीक है। That's why we love to place these echinoderms very close to the chordates, right? और इसी conclusive remarks के साथ हम चाहेंगे आप लोगों से इजाजत, और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह chordates के साथ। Till that very time, again जैसे हमेशा बोलता हूँ कि अपने वालिदैन के लिए हमारी ज़रूर दुआ कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी नॉलेजेस को, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करें। मुमकिन है कि किसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों से और बेहतर हो और वो आप लोगों से शेयर करें तो आपका कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव हो जाए। इल्म एक ऐसी शमा है जो जलने से और भड़कती है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये और चमकेगी। तो शेयर योर आइडियाज़। आई वॉन्ट टू से यू। अल्लाह हाफिज़।